हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। समष्टि अर्थशास्त्र की लगभग 2 यूनिट आपकी पूरी हो चुकी हैं। आज से हम ये तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है ट्रेड साइकिल। ये लगभग आपका ट्रेड साइकिल के संबंधित जो भी टॉपिक है वो सारे हैं। इसमें हम हॉटर और हेयक का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कीन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत है वो, और सैमुअल्सन और हिक्स, ये कुछ सिद्धांत है व्यापार चक्र के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम व्यापार चक्र का अर्थ, प्रकृति और विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्यापार चक्र होता क्या है। देखो, व्यापार चक्र का यदि हम मतलब देखें तो उत्पादन, आय, रोजगार और कीमतों में जो घटत बढ़त हमें देखने को मिलती है, इनमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिलती है, उनको हम व्यापार चक्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो उतार चढ़ाव है हमें नियमित रूप से आवर्तीय रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इस कारण ये जो इनको हम चक्र का नाम दे रहे हैं। इस तरह से इनमें जो घटत बढ़त है वो इस तरह से चलती रहती है। इस कारण इनको नाम दिया गया व्यापार चक्र। आय में, उत्पादन में, रोजगार में, कीमत में, इनमें बढ़त, यदि समृद्धि काल में, यदि इन सब में वृद्धि हो रही है तो हम इसको समृद्धि काल बोलेंगे। जब इनमें कमी हो रही है तो हम इसको मंदी का काल बोलेंगे। इन सबको अलग अलग फेज में डिवाइड किया है। इनके व्यापार चक्र के प्रकार हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई है। जैसे बैनर की हम परिभाषा देखें, व्यापार चक्र की एक साधारण परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि ये वैभव अथवा संपन्नता का वह काल है जिसके पश्चात अवसाद अथवा मंदी का काल आता है। ठीक है, या समृद्धि के काल के बाद एक मंदी का काल आएगा और मंदी के काल के बाद समृद्धि का काल आएगा। हेबर्लर ने क्या बोला है, सामान्य अर्थों में व्यापार चक्र को प्रगति काल तथा मंदी काल के अच्छे एवं बुरे व्यापार के हेरफेर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सबने अपनी अपनी अकॉर्डिंग परिभाषा दी है। ए बिजनेस साइकिल इन द जनरल सेंस में बी डिफाइंड एज अल्टरेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन ऑफ गुड्स एंड बैड ट्रेड। मतलब वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार जो है उसमें जो प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन का पीरियड है, मंदी और समृद्धि के काल को हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रेशन, मतलब बार बार आवर्ती रूप में जो हमें मिल रहे हैं उनको हम व्यापार चक्र कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोफेसर गार्डन ने एक परिभाषा दी है, व्यापार चक्र समुची आर्थिक क्रिया में विस्तार एवं संकुचन के आवर्ती अदल बदल से निर्मित होता है और वैकल्पिक परिवर्तन प्रत्येक दिशा में आत्मसमर्थक होता है। वस्तुतः अर्थव्यवस्था के सभी भागों में छा जाता है। इसकी हम विशेषता यहाँ पर हम देखेंगे। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार व्यापार चक्रों का निर्माण अच्छे व्यापार काल का बुरे व्यापार काल में बदलने से होता है। जैसे कीन्स का सिद्धांत भी देखेंगे आगे। तो इन सारे डेफिनेशन से हमें यही एक कंक्लूजन निकल रहा है कि हर मतलब एक अल्टरनेट पीरियड में हमें एक समृद्धि काल के बाद मंदी काल देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो एक आवर्तीय रूप हमें इनका देखने को मिल रहा है, उत्पादन, रोजगार, आय और कीमतों में वृद्धि और कमी का, उसको यहाँ व्यापार चक्र कह रहे हैं या व्यापार चक्र हम कह सकते हैं। इसी तरह मिचेल की भी एक डेफिनेशन है, इनमें से आप एक दो डेफिनेशन याद कर सकते हो। ठीक है, तो व्यापारिक चक्र या ट्रेड साइकिल क्या है, उत्पादन, आय, रोजगार और कीमतों में अल्पकालीन घटत बढ़त से होने वाला एक जो चक्रीय रूप हमें देखने को मिल रहा है वो। अब ऊंची आय, अधिक उत्पाद, अधिक रोजगार के काल को हम समृद्धि काल का नाम दे देते हैं, और इसी तरह यदि इनमें कमी हो रही है तो उसको मंदी का काल या पीरियड ऑफ डिप्रेशन बोल देते हैं। तो अभी जैसे कोरोना काल में भी हम देख रहे हैं, अब इस टाइम पीरियड में लगभग सारी आर्थिक गतिविधियां जब ठप हो गई तो इसको रिसेशनरी फेज़ कहा गया, जब सारी आर्थिक गतिविधियों में हमें कमी देखने को मिली। तो ये जो पूरा पीरियड था 2020 का, इसको आप एक मंदी के काल में या रिसेशन, मंदी एक डिप्रेशन पीरियड हो गया, रिसेशन का एक सीवियर केस हो गया। अब हम पूरे जब टाइप्स पढ़ेंगे तब रिसेशन और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो एक टाइम पीरियड था, रिसेशन का पीरियड था, उसको रिवाइव करने के लिए और भारत सरकार के द्वारा भी प्रयास किए गए ताकि ये वापस हम इस मंदी के काल से उबर कर वापस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो ठीक है, यहाँ पर ये उसका अर्थ पूरा हो गया। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि व्यापार चक्र की कुछ विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें 3 विशेषताएं दी गई है। पहली है निश्चित और नियमित आवर्ती प्रकृति। जैसे अभी हमने बात की कि एक नियमित आवर्ती के रूप में हमें बार बार देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक बार समृद्धि का पीरियड आ गया तो फिर वो चलता रहेगा। उसका टाइम पीरियड है वो चेंज हो सकता है, कभी 5 साल, 10 साल, 12 साल भी हो सकता है, लेकिन एक इसकी जो आवृत्ति है वो हमें निरंतर देखने को मिलेगी।
व्यापार चक्रों के अंतर्गत आर्थिक क्रिया में उतार चढ़ाव एक चक्र के रूप में होते हैं। विस्तार और संकुचन के दौर में एक दूसरे के उपरांत नियमित रूप से आवृत्ति होती रहती है। मतलब एक आवृत्ति का मतलब एक के बाद वापस दोबारा इनका रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। दूसरा है सिंक्रोनिज्म, या इसको हिंदी में बोलते हैं समक्रमिकता। इसका क्या मतलब है कि ये एक से दूसरे में मतलब इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक क्षेत्र में यदि मंदी की स्थिति है तो वो दूसरे क्षेत्र में भी उसको प्रभावित करेगी। रोजगार, आय, उत्पादन, व्यापार, मूल्य स्तर, ये सब एक साथ एक ही प्रकार से प्रभावित हमें देखने को मतलब प्रभावित होते हुए दिखेंगे इकोनॉमी में। ये समक्रमिकता उद्योग और व्यवसायों में पारस्परिक निर्भरता और मनोवैज्ञानिक धारणा के कारण होती है। देखो, सारे जो उद्योग हैं फॉरवर्ड और बैकवर्डली लिंक्ड होते हैं, आपस में या जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम किसी भी एक स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर लोहा भी लाया जाएगा और उसके स्टील से जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उनकी डिमांड से भी वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो किसी एक प्रोडक्ट की भी यदि डिमांड कम होती है तो वो एक पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इस कारण जब एक क्षेत्र में यदि मंदी की स्थिति देखने को मिलेगी तो क्या होगा, इसका दूसरे क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हमें दिखेगा। इसलिए हमने यह कहा कि ये जो इसका जो विशेषता है कैसी सिंक्रोनिज्म नेचर की होती है, समक्रमिकता लिए हुए होती है। तीसरा जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषता है वो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टूवर्ड्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन। ये भी है। 2008 की मंदी की बात कर लो, 1930 की मंदी की बात कर लो या अभी की बात कर लो। जब एक देश में, क्योंकि अभी सारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, एक वैश्वीकरण का जो दौर है, तो किसी एक देश में यदि मंदी की स्थिति है तो क्या होगा, इसका प्रभाव दूसरे देश पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात के माध्यम से एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को या उनकी जीडीपी को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम किसी दूसरे देश की प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं तो वहाँ का उत्पादन कम हो जाएगा और वहाँ की जो जीडीपी है वहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से एक पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय इसका नेचर हमें देखने को मिलता है। अब उसकी ओर, ये तो 2-3 इसकी मुख्य विशेषताएं थी। कुछ गौण विशेषताएं भी हम देख सकते हैं। असमान प्रभाव, जैसे ज़रूरी नहीं कि सब पे समान प्रभाव पड़े। कुछ सेक्टर को या फिर हमने पहले भी जब मुद्रास्फीति देखा था उसमें भी देखा था कि जब ऐसी स्थिति है तो इकोनॉमी का एक सेक्टर होगा जिसको बहुत लाभ मिल रहा होगा लेकिन दूसरा सेक्टर उसको हानि भी हो रही है। या कुछ वस्तु हैं जैसे पूंजीगत वस्तु, टिकाऊ वस्तु, उपभोग वस्तु, उन पर प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। किसी पे कम या किसी पे ज़्यादा हो सकता है।